अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो एक्चुअली ये वर्ड है ये ओइकस एक ग्रीक वर्ड है, उससे अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है हाउस या फिर हैबिटेट, मीन के एक ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। दिस ब्रांच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इस ब्रांच के अंदर हम जानदारों और उनके माहौल के बिटवीन जो रिलेशन को स्टडी करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें हम, दिस ब्रांच हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो ये ब्रांच जो है वो बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी को, मीन के प्लांट की मुख्तलिफ अकसाम को, एनिमल की मुख्तलिफ अकसाम को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ जो अकसाम है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, इसके अंदर महफूज बनाने के ऊपर जो काम किया जाता है, और इस तरह से इस ब्रांच के अंदर एड्रेस किया जाता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। इनके इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल भी किया जाता है यहाँ पे। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जिस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है, मीन के अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस तरह से बहुत सारे हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पे हल किया जाता है। तो इसकी हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने फूड चेन की एग्जाम्पल ली है। तो फूड चेन एक्चुअली क्या है, तो फूड चेन में ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। कैसे लिंक कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। फूड के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, न्यूट्रिएंट के हवाले से एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है ग्रास। तो ये हमने सिंपल एक फूड चेन ड्रा किया, इसमें हमारे पास है ग्रास। तो ग्रास देखें किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इनके इसने जो लाइट लेनी है वो इन्वायरमेंट से लेनी है, पानी इसने इन्वायरमेंट से लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने इन्वायरमेंट से लेनी है। तो यहाँ पे ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट जब ये चीज़ें लेता है तो ये ग्रो करता है, मीन के अपने फूड बनाता है, और इसको नेक्स्ट आगे बटरफ्लाई ईट करती है, और बटरफ्लाई को आगे जो है वो फ्रॉग ईट करता है, फ्रॉग को आगे स्नेक ईट करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, मीन के जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, एक्चुअली ये एक दूसरे के साथ फूड के हवाले से जुड़े हुए हैं। तो बटरफ्लाई जो है वो अपनी फूड कहाँ से लेती है, ग्रास से लेती है अपनी फूड, अपनी एनर्जी, अपने न्यूट्रिएंट जो ग्रास से लेती है। और इस तरह से फ्रॉग कहाँ से लेता है, बटरफ्लाई से, और स्नेक कहाँ से लेता है, फ्रॉग से। तो ये जो फूड चेन होती है ये एक्चुअली एक्सप्लेन कर रही होती है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। तो ये वजाहत कर रही होती है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। तो किस तरह से ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए हैं एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए। तो ये एक्चुअली फूड चेन एक्सप्लेन कर रही होती है इस चीज़ को। तो ये हमने एज ए एग्जाम्पल ली है इकोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी। तो मैरीन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ओशन, मीन के समंदर। तो इस ब्रांच के अंदर हम जो समंदर के अंदर लाइफ होती है, समंदर के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। डील विद दी स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। तो समुद्री लाइफ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंस की अगर इसकी बात करें, हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर ओशन की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है ये। अब एक्चुअली ओशन की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी कि ओशन के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समंदर के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के प्लांट, समंदर के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स, तो उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, देखें समंदर बहुत बड़ा है, तो इस तरह से न्यू स्पीशीज़ की भी उसके अंदर जो है वो डिस्कवर होती हैं, नई स्पीशीज़ को भी डिस्कवर किया जाता है वहाँ पे। और इसी तरह से एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशूज़। तो जो मेरीन कंजर्वेशन इशूज़ हैं उनको भी हल किया जाता है। अब एक्चुअली मेरीन कंजर्वेशन इशूज़ क्या हैं, तो जो मेरीन लाइफ होती है उसको महफूज बनाने से मुतालिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ लोग ओवर फिशिंग करते हैं समंदर से, तो जिसकी वजह से समंदर के अंदर जो फिशेज़ हैं उनका नंबर कम हो सकता है। और इस समंदर के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन होती है, और उस पोल्यूशन की वजह से भी जो समुद्री लाइफ है वो मुतासर होती है। तो ये सारे हमारे पास मेरीन कंजर्वेशन इशूज़ हैं, जिसकी वजह से जो मेरीन लाइफ है वो मुतासर हो रही है। तो इस तरह के जो इशूज़ हैं उनको फिर एड्रेस किया जाता है, मीन के उनके हल के ऊपर काम किया जाता है। मतलब ओवर फिशिंग जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको चेक किया जाएगा कि पोल्यूशन कैसे हो रही है, उसको रोकने के ऊपर काम किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हमने ली है कोरल रीफ की। कोरल रीफ जो वो सपोर्ट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ को। अब एक्चुअली कोरल रीफ होते क्या हैं, समुद्री चट्टानों को हम कोरल रीफ कहते हैं, और ये जो कोरल रीफ होते हैं एक्चुअली ये कोरल्स की वजह से बनते हैं। अब कोरल्स ऑर्गेनिज्म हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह से बने होते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म मिल के रहते हैं। एक्चुअली जब इनकी डेथ होती है तो इनकी डेथ की वजह से चट्टानें बनना शुरू हो जाती हैं समंदर के अंदर। तो एक्चुअली जो एक कोरल रीफ होगी, मीन की जो समुद्री चट्टानें होंगी,
उसके ऊपर वाली जो सरफेस होगी वहाँ पे जिंदा कोरल्स होंगे और उसके नीचे जो है वो सारे मुर्दा कोरल्स होंगे। तो ये जो समुद्री चट्टानें होती हैं एक्चुअली इनके ऊपर एल्गी वगैरह ग्रो करता है, तो एल्गी वगैरह को जो दूसरी फिशेज होती हैं, छोटी फिशेज, वो इसको ईट करती हैं और बहुत सारी जो छोटी फिशेज होती हैं वो इन कोरल रीफ के नीचे इनके अंदर भी रहती हैं। तो ये एक्चुअली कोरल रीफ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ को, क्योंकि मैरीन लाइफ जो समुद्री लाइफ है, समंदर के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कोरल रीफ के ऊपर पाए जाने वाली एल्गी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो कोरल रीफ के अंदर रह रहे हैं। तो ये एज अ हैबिटेट भी काम कर रही है, कोरल रीफ के ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर रह रहे हैं, फूड के हवाले से इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये एज अ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज की। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है यहाँ पे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो ये वर्ड है ये एक पैथस वर्ड से अराइज है जिसका मतलब होता है डिजीजेस। तो इसमें हम बीमारियों से मुतालिक, बीमारियों के वजूहात क्या होती हैं, बीमारियां कैसे होती हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ डिजीजेस, तो बीमारियों को स्टडी किया जाता है। देयर काजेस, तो बीमारियों की वजूहात क्या है, कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है, ये स्टडी किया जाएगा। एंड देयर इफेक्ट्स, तो जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनके हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं, तो ये स्टडी किया जाता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, तो बीमारियों को डायग्नोज करने में, इनके बीमारियों के बारे में पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में बीमारियों से मुतालिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम होता है, इनके बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, और बीमारियों के इलाज के ऊपर भी जो है वो इस ब्रांच के अंदर जो है वो वर्क किया जाता है। एग्जाम्पल जो है वो इसकी, पैथोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल काज कैंसर। तो यहाँ पे एक कैंसर की हमने एग्जाम्पल ली है। कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे के अंदर डिवाइड करते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सेल डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से जो सेल, हमारी बॉडी को जो डिमांड है सेल की, उसके अकॉर्डिंग सेल डिवाइड करते हैं। लेकिन बादुकात कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ म्यूटेशंस आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, कैंसर जो है वो होता है। और इसमें होता क्या है कि एक्चुअली जो हमारी बॉडी के सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे तो उस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर्स बन जाएंगी, रसोलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और मे बी ये जो रसोलियों वाले सेल हैं, इनके ये जो कैंसर वाले सेल हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर भी फैलना जो स्टार्ट हो जाए और फिर बॉडी के दूसरे सेल को भी मुतासर करेंगे, इनके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी ये मुतासर करेंगे, वहाँ पे भी फिर ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कैंसर में एक्चुअली ये होता है। तो जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, इनके जो पैथोलॉजी के अंदर वर्क करते हैं साइंटिस्ट, वो स्टडी करते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन और स्प्रेड ऑफ सेल की वजह से किस तरह से कैंसर हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी जो ये ब्रांच है, इसमें जो इम्यूनोलॉजी जो ये वर्ड है, ये एक इम्यूनस वर्ड से जो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम, एक्चुअली फ्री फ्रॉम डिजीजेस, कि बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है। तो बीमारियों से बचाव से मुतालिक जो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम होता है, जिस तरह से एक कंट्री की जो आर्मी होती है वो एक कंट्री को जो है वो डिफेंड करती है। एक कंट्री के अंदर कोई भी अगर फॉरेन से, बाहर से मीन की कोई भी चीज़, अगर कोई भी पर्सन एंटर हो तो उसको जो है वो एंटर नहीं होने देती। मीन के एक कंट्री को जो वो महफूज बनाने में, जो एक आर्मी का, उसको महफूज रखने में एक आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, जब कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है एज अ आर्मी वर्क करेगा और उस कंपोनेंट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको हमारी बॉडी से निकालेगा, उसको हमारी बॉडी के अंदर बीमारी नहीं पैदा करने देगा। तो इसके अंदर हम इम्यून सिस्टम, मीन के मुदाफ़ती जो निज़ाम होता है उसके कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट एक्चुअली क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं जो जरासीमों से लड़ते हैं, और इस तरह से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, और इस तरह से फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन आ जाती है। अब हमारी स्किन भी जो है ये भी इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो बाहर से कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती, तो ये सब्सटेंस को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को ऊपर ही रोक लेती है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का। और देयर रोल अगेंस्ट डिजीज, तो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट को और इम्यून सिस्टम का बीमारियों को ख़त्म करने में क्या रोल है, तो ये भी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। जैसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो आती रहती हैं, जिस तरह रिसेंटली अभी कोरोना की बीमारी आई थी, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाई गई थी। तो इस ब्रांच में वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। और इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती हैं, इनके बीमारियां होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया जाता है। अब एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में फॉल्ट की वजह से हो रही होती हैं, उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो इन बीमारियों में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इनका जो
हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल के ऊपर, नॉर्मल सेल के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं, नॉर्मल सेल के ऊपर जाके असरअंदाज होते हैं और फिर नॉर्मल सेल में जो डिफरेंट प्रॉब्लम आने की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। जिस तरह से यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ की हमने एग्जाम्पल लिखी है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, इसके अंदर हमारे जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उनको कौन डैमेज करता है, हमारे वाइट ब्लड सेल, मीन कि हमारा इम्यून सिस्टम। पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस सेल को हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज कर देता है, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेगा, तो जिस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज़। तो ये बीमारी, और इस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे जोड़ों के ऊपर, मीन कि हमारे जॉइंट्स के ऊपर जाके असरअंदाज होते हैं, जॉइंट को जो है मुतासर करते हैं और फिर जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इस बीमारी में। और ज़्यादा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मीन कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे लीवर के सेल के ऊपर जाकर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होगी। इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट हमारे पास जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी इसमें काम किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस, तो इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव भी किया जाता है, इनके हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जाता है ताकि बीमारियों से इजीली हम फाइट कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फार्माकोलॉजी। तो ये जो फार्माकोलॉजी वर्ड है ये एक फार्माकोन वर्ड से अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। तो इसमें हम ड्रग को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो ड्रग को स्टडी किया जाता है और हमारी बॉडी के ऊपर जो ड्रग्स हैं उनका क्या असर होता है, इसको स्टडी किया जाता है। अब एक्चुअली ड्रग है क्या, ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम उसको अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें तब्दीली पैदा कर देगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम ड्रग कहते हैं। तो ड्रग को स्टडी किया जाता है और हमारी बॉडी के ऊपर जो ड्रग्स हैं उनके क्या असरात होते हैं उसको स्टडी किया जाता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें हम यहाँ पे इसकी, तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, तो मुख्तलिफ किस्म की नई बीमारियाँ आती रहती हैं और फिर इस तरह से नई मेडिसिन भी फिर जो है बनाई जाती हैं, तो वो फार्माकोलॉजी के अंदर बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हमने ली है, न्यू एंटीबायोटिक आर डिवेल्प that are used to kill bacteria and treat bacterial infection। तो एंटीबायोटिक एक्चुअली ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब अगर कोई नया बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो तो कोई नई किस्म की बीमारी फिर हमारी बॉडी के अंदर होगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर जो है नई एंटीबायोटिक बनाना पड़ेंगी। तो नई एंटीबायोटिक जो है वो इस ब्रांच के अंदर बनाई जाती हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।